बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट 9 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम उसका एक एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डॉपलर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था मैंने, और ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, डॉपलर इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, तो ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ प्रीवियस लेक्चर का एक ओवरव्यू दे दूं कि प्रीवियसली हमने जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ा तो उसमें हमने क्या चीज डिस्कस की। डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअल में रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज को एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया। उसने बताया कि लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और एक लिसनर है जो कि उस साउंड को सुन रहा है। ठीक है। तो अब इन दोनों का रिलेटिव मोशन से मुराद कि अगर ये इन दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इन सारी की सारी कंडीशंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर भी किया हुआ है। और इन सारी की सारी कंडीशंस में डॉपलर्स ने हमें क्या एक्सप्लेन किया, उसने हमें बताया कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। मतलब जिस सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो लिसनर को वो सुनाई देंगी, तो वो उस फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी, या तो वो इंक्रीज हो गई होगी या वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डॉपलर्स का। अब आज के लेक्चर में हमने करना क्या है कि इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इसकी कुछ एप्लीकेशंस है वो डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग ना रेडार सिस्टम को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम सोनार की बात करेंगे। सोनार मतलब कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि शिप्स जो है तो सरफेस की डेप्थ को मेजर करने के लिए सरफेस से नीचे वेव्स को फॉल करवाती हैं, और वो डेप्थ ऑफ द ओशन जो है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। बट उसके अलावा भी और काफी पर्पसेस हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्पीड ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी के अंदर अगर कोई स्टार हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया इस टॉपिक की मदद से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपने देखा हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हाईवेज के ऊपर उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो वो गाड़ी की ओवर स्पीडिंग के ऊपर उसको चालान करते हैं। ठीक है। तो ओवर स्पीडिंग की कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन ये सारी चीजें, चारों एप्लीकेशन जो है तो इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडार सिस्टम की। रेडार सिस्टम हमारे डिफेंस में यूज होता है। ठीक है। तो अब एक रेडार को फिट कर दिया जाता है और उसका एक अपना एक स्पेसिफिक रेंज होती है, जिस रेंज में जो है तो वो वर्क करता है। ठीक है। अब उसकी उस रेंज के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर करेगा तो ये अलार्म शुरू कर देता है। ठीक है। अब वो अलार्म करने का रीजन क्या है, और फिर उसको कैसे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, तो ये अब इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। बट उससे पहले आपको पता हो कि वेव की जो स्पीड फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है। तो अब चूंकि डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा v ओवर लेमडा। ठीक हो गया। तो अब v ओवर लेमडा में अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है। इसी को हम बार बार यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं। देखें, अब एक रेडार है। रेडार क्या कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये साउंड वेव्स ही प्रोड्यूस कर रहा हो। देखिए, डॉपलर्स ने साउंड की हेल्प से एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया है, बट ये आप रेडियो वेव से भी अप्लाई कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड, मतलब कि साउंड पे तो अप्लाई होती है। अब किसी भी वेव के ऊपर इसको अप्लाई करके तो आप स्पीड को या फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो उस वेव के लिए। ठीक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपने साउंड की ही एग्जांपल लेनी है। तो बस जनरली आपको पता हो कि डॉपलर इफेक्ट हर एक वेव के ऊपर अप्लाई होता है। अब यहां से लेट सपोज इसने रेडियो वेव्स जो है तो वो क्या की, इमिट की। अब ये वेव्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक स्पीड के साथ मूव कर रही है, और इसकी अपनी एक वेवलेंथ है, क्योंकि हमने रेडार से इसको क्या किया, इमिट करवाया है। ठीक है। तो हमें पता है कि ये इस टाइम पे ये रेडार जो है तो कितनी स्पीड के साथ वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तीनों चीजें हमें पता है। ठीक है। अब ये वेव जाके इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराई है, कोई जहाज है जो कि इंटर कर रहा है इस रेडार के रेंज में। अब जैसे ही ये यहाँ पे इंटर करेगा, तो अब ये वेव्स क्या करेंगी, ये जाके इसके साथ टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी।
ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इनकी वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा, और जब ये वापस वेवलेंथ में चेंज, वेवलेंथ की जो वेव्स हैं वो जब रेडार सिस्टम को रिसीव होंगी, तो देखें यहां पे फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास, अब यहां पे मैंने ब्लू कलर की जो वेवलेंथ बनाई है वो जरा ग्रेटर लार्ज बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे रेड वाली देखे तो ये थोड़ी स्मॉल है, तो मतलब कि मेरे पास रिटर्न में मेरे पास क्या हो गया कि वेवलेंथ कम हो गई। तो जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो मतलब कि जिस रेडार सिस्टम ने जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को इमिट किया था उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स इसको वापस रिसीव नहीं हुई, तो जब नहीं हुई तो इसने अलार्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट अगर मेरी तरफ इस रेडार की तरफ आ रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, और जब दूर जा रहा है तो तब हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में एक चीज डिस्कस की थी कि जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड द रिसीवर, तो उसकी वेवलेंथ अगर सोर्स है, ठीक है, यहां पे आप इसको अब सोर्स कंसीडर करें। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी क्रिएट होती है कि सर वेव तो इसने प्रोड्यूस की तो सोर्स तो ये होना चाहिए, बट देखें इसने तो वेव्स प्रोड्यूस की, बट ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद वाला सोर्स जो है वो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पे आपने इसको एज अ सोर्स कंसिडर करना है और इसको एज अ ऑब्जेक्ट रिसीवर कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब ये सोर्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सोर्स जब आगे की तरफ मूव करता है तो उसके आगे वेवलेंथ शॉर्ट होती है और पीछे उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो वेवलेंथ जब शॉर्ट हुई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जब रिसीव होगी रिसीवर पर तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, और अगर ये दूर जा रहा होता तो फिर वेवलेंथ जो है तो ग्रेटर हो जाती। तो वेवलेंथ जब ग्रेटर होती तो फिर हमें पता चलता कि फ्रीक्वेंसी अब रिसीव जो हुई है वो कम हो गई है, तो उस कंडीशन में हमें पता चलता कि ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये रेडार सिस्टम वर्क करता है वेव्स के ऊपर, कि जो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं तो उनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो वो रेडार में हमें ये भी पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, और फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी की वजह से वो हमें पता ये भी चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सिस्टम में इंटर हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सोनार की बात करते हैं बच्चों। सोनार को पहले आप लोगों ने समझा कि सोनार क्या है, कि हम पहले पढ़ते थे क्लास 10th में कि हमारे पास किसी भी शिप के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम वहां से अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो नीचे जाती हैं, सरफेस के साथ टकरा के वापस बाउंस बैक होकर ऊपर रिसीव होती हैं, तो वहां से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड का हमें पता होता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि जिसकी डेप्थ इतनी थी। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। बट ये जो सिस्टम है सोनार का, ये सिर्फ इस चीज के लिए ही यूज नहीं होता, ये हमारे पास किसी सबमरीन को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जब तक करीब आ रहा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सोनार के अंदर भी ये इसी तरह वर्क करता है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। तो जो चीजें आपने यहाँ पे लिखी होंगी आप लिखेंगे ना, तो सेम वही चीजें आपने इसके लिए भी लिख देनी है। बस सिर्फ ये है कि ये रेडार सिस्टम हमारे पास एयर डिफेंस में यूज होता है, और सोनार जो है तो वो हमारे पास जो समंदर के इर्द गिर्द डिफेंस के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग स्पीड ऑफ स्टार्स की बात करते हैं, ठीक है, कि स्टार की स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। दूसरा, साइंटिस्ट ये कैसे बताते हैं कि हमारे पास ये स्टार हमसे हमारी गैलेक्सी से या हमारे अर्थ से दूर जा रहा है या उसके करीब आ रहा है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसी एक टॉपिक के जरिए ही समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, लाइट हमारे पास क्या है, लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक हो गया। अब इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से अब हमें यह पता है कि हम लोग ने स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ना लाइट के कलर्स की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी वेबग्योर, ये 7 कलर से मिलकर लाइट बनती है, जिसको रेनबो कलर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों याद रखो कि हमारे पास जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है लाइट में, तो जब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है।
और फिर वो इंडिको की बात करें या ब्लू की बात करें, ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ जो है तो वो कम होगी, तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं और समझते हैं कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कोई स्टार मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, या वो मुझे, आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ होगा ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है तो ये इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ठीक है, और जो ये रेड है तो इसको कहते हैं वो रेड शिफ्ट। अब इस ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? तो ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि अब लेट सपोज मेरे स्टार जो है वो अब मूव कर रहा है, लेट सपोज, ठीक है। अब ये वेव जो लाइट वेव है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये स्टार प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे पास सोर्स कौन हो गया? ये स्टार हो गया। अब जब ये लाइट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अब अर्थ पे जो साइंटिस्ट खड़े हैं जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब उनको लेट सपोज ब्लू लाइट रिसीव होती है, ठीक है। तो ब्लू लाइट रिसीव होने का मतलब क्या है? ब्लू लाइट रिसीव होने का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो हमारे पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी के जरिए तो हम अब ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता था कि हम लोगों ने इनिशियली खुद जो है तो फ्रीक्वेंसीज को इमिट किया था, तो वो जाई गई और टकराई, फिर उसके बाद वहां से बाउंस बैक होके हमें रिसीव हुई। इस कंडीशन में हमारे पास स्टार जो है तो वो अपनी लाइट जो है तो वो इमिट कर रहा है। हम उसकी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करेंगे, उसकी उस वेवलेंथ के नेचर के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टार हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो वहां पे फिर हम लोग वेबग्योर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब ब्लू जो लाइट होगी, ब्लू शिफ्ट जो हमें रिसीव होगी, तो ब्लू हमें जब रिसीव होगी तो इसका मतलब है कि जो लाइट हमें रिसीव हुई है उसकी वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो अभी हमें ब्लू शिफ्ट तभी दिखाई देती है। ठीक हो गया। अब उसके पीछे डॉप्लर्स ने क्या कंसेप्ट दिया? देखो, जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके आगे वाले रीजन में, फ्रंट रीजन में वेवलेंथ कम हो जाती है और बैक रीजन में वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो जब फ्रंट रीजन में वेवलेंथ कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो हमें कौन सी शिफ्ट मिलेगी? ब्लू शिफ्ट मिलेगी। तो हमें क्या पता चला कि वो स्टार मूव करके हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है। अब वहीं पे एक और स्टार है, वहां से हमें रेड शिफ्ट देखने को मिल रही है। तो रेड शिफ्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास अब वेवलेंथ बढ़ रही है। तो वेवलेंथ के बढ़ने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लू की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी स्मॉल बनाई है और रेड की थोड़ी लार्ज बनाई। ठीक हो गया। अब वेवलेंथ बढ़ने का कॉन्सेप्ट डॉपलर्स ने कैसे बताया? जब सोर्स आपसे दूर जा रहा होता है, तो मैंने अभी बताया कि फ्रंट रीजन में सोर्स की वेवलेंथ कम हो जाएगी, बैक रीजन में उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब उसके बढ़ने से हमें जो शिफ्ट मिलेगी वो रेड शिफ्ट मिलेगी, तो फिर हम ये बताएंगे कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोगों ने फार्मूला नहीं निकाला था, कि हमारे पास फार्मूला था कि अगर मैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं क्या कहता था कि मेरे पास v डिवाइडेड बाई v प्लस वी ए, लेट सपोज ये स्टार ए है तो इसके लिए, और साथ में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और एक हमने v प्राइम इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई v माइनस वी ए, और साथ में f। ठीक है। तो अब अगर हमें ब्लू शिफ्ट मिल रही है तो इट्स मीन के ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे पास अपेरेंट जो स्पीड है तो वो बढ़ जाएगी। तो अगर हमने वो स्पीड फाइंड करनी है तो इस फार्मूला के जरिए फाइंड कर लेंगे इस स्टार की स्पीड, और अगर इस कंडीशन में है तो हम इस इक्वेशन के जरिए फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था स्पीड ऑफ स्टार्स का कॉन्सेप्ट कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग रेडार स्पीड ट्रैप को समझते हैं बच्चों। रेडार स्पीड ट्रैप क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो गाड़ियां खड़ी होती है मोटरवे के ऊपर, तो वो आपकी स्पीड को कैलकुलेट करके फिर आपको बताते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे तो इस वजह से आपको चलान होगा। जो लिमिट उन्होंने डिसाइड की हुई है, अगर आप उससे स्पीड बढ़ाते हो तो उसके बदले में हमें फिर चलान भरना पड़ता है, वो हमें रोकते हैं कि चलान दो। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, कि उनको पता कैसे चलता है कि ये गाड़ी 120 से अबव स्पीड पे थी या उससे कम स्पीड पे थी, तो कैसे पता चलता है? तो उसके अंदर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। हमारे पास उनकी गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर एक रडार सिस्टम है, वो वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है। वो वेव्स आके लगी इस गाड़ी के साथ टकराई। अब गाड़ी जो है अब रिफ्लेक्ट करेगी, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो ये गाड़ी अब इन ब्लैक वेव्स के लिए सोर्स बन जाएगी। ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसके आगे फ्रंट पे वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसके जरिए अब हमें
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ठीक है, और वेव की फ्रीक्वेंसी वो भी हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये वाली, वो भी हमने यहां से रिसीव करके हमें वो भी मिल गई। उसके बाद हम यहां से या इस फार्मूला को दूर जा रही होगी तो ये फार्मूला करीब आ रही होगी, तो ये फार्मूला हम लगा के और हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि जी ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग में थी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड को कैलकुलेट करने का और डॉपलर्स की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो उनके तमाम की तमाम डिस्कशन हमने आज के लेक्चर में की। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। तो बच्चों बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने डॉपलर्स इफेक्ट की हमारी मेन वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को आपने ओपन करना है, वहां पे फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी 11th क्लास फिजिक्स, तो उसको आपने ओपन करके वहां पे जो है तो फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे मौजूद हैं, तो उसमें आपने डॉपलर्स इफेक्ट को लाजमी देख लेना है। ठीक हो गया। तो बाकी उसके अलावा आपको अगर कोई कंसेप्ट या कोई पॉइंट समझना है तो आपने कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।